न्यूज नाउ में आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार ब्राजील में होने जा रहा है, जो कि 18-19 नवंबर को रियो डी जेनेरो में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री कई देशों के दौरे पर भी रहेंगे, जिनमें 6 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा भारत के लिए किस तरह से रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से जरूरी मिशन है, देखिए हमारी ये खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा करेंगे। ये यात्रा 2 महाद्वीपों की 3 प्रमुख देशों के साथ संबंधों को और गहरा करने का महत्वपूर्ण अवसर है। यह यात्रा प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए है। पीएम मोदी 16 नवंबर को नाइजीरिया पहुंचेंगे, जहां नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मिलेंगे। ये यात्रा 17 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी और ये उस समय हो रही है जब भारत और नाइजीरिया 2007 में स्थापित अपनी रणनीतिक साझेदारी का जश्न मना रहे हैं, जिसमें ऊर्जा, आर्थिक और रक्षा सहयोग शामिल है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। You would be aware, you may have seen the press release of the ministry yesterday. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be embarking on a 3-nation visit on Saturday, the 16th of November. He'll go to Nigeria, to Brazil, and to Guyana. As Randir has mentioned, my colleagues will brief you on the visits to Nigeria and Guyana. Let me just say a few words about the visit to Brazil. The visit to Brazil is for the 19th G20 summit that's being held on the 18th and 19th of November. This is the Prime Minister's 3rd official visit to Brazil. He has visited there earlier in 2014. And then subsequently in 2019, both occasions were for the BRICS summits that were being hosted by Brazil in those years. This particular G20 summit is also going to be a very special summit because it will be the first time that the African Union will take its place in the G20 grouping as a member. You would all recall that it was at the New Delhi summit last year that the African Union was inducted as a full member of the G20. Apart from the G20 member countries, Brazil has also invited 18 guest countries, 5 each from Africa, Latin America and Asia, and 3 countries from Europe. There are also 15 international organizations that will be attending the summit. गुयाना 56 साल बाद भारतीय पीएम की ऐतिहासिक यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी 19 और 21 नवंबर को गुयाना का दौरा करेंगे, जो 1968 के बाद इस देश में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर इस यात्रा का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री कॉरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे, जिससे कैरिबियन देशों के साथ भारत के संबंध और गहरे होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करेगा, बल्कि विश्व मंच पर भारत की स्थिति को भी और मजबूती देगा। इस कदम से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में हमारी गहरी जड़ें स्थापित होंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है और G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। लेकिन इन सभी दौरों से सबसे खास ब्राजील है, जहां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी 18 और 19 नवंबर को रियो डी जेनेरो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पिछले साल भारत ने G20 सम्मेलन का सफल आयोजन किया था। इस बार ब्राजील इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे और G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की समीक्षा भी करेंगे। विदेश सचिव विक्रम
मिस्री ने G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बताया कि ब्राजील ने इस बार सम्मेलन का जो थीम रखा है वो भारत की अगुवाई में पिछले वर्ष हुए शिखर सम्मेलन की भावना को ही आगे बढ़ाते हैं। For India, this summit will be particularly important as we look to continuity of our priorities from the New Delhi summit, where a number of issues of interest, especially to emerging markets and developing economies, were also discussed. You're also aware that the G20 has emerged as the primary forum for international economic cooperation and on issues of global significance. It provides an opportunity for leaders of the 21 largest economies in the world, representing about 88% of global GDP, 78% of international trade, and nearly 3/4 of the world's population, to come together and discuss key issues impacting the world, such as progress on sustainable development goals, multilateral reforms, tackling environmental and climate challenges, debt sustainability, bridging the global digital divide, the energy transition, and emerging technologies. पिछले वर्ष जब भारत ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तब यहाँ भी इन तीनों मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पर आगे बढ़ाया गया था। भारत ने खाद्य सुरक्षा का मुद्दा काफी प्रमुखता से उठाया था, जो भुखमरी समाप्त करने के लिए जरूरी है। ये भी बताते चले कि भारत की कोशिश से पहले वर्ष अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बनाया गया था। इस साल पहली बार अफ्रीकी यूनियन के नेता शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत में आयोजित हुए इस G20 शिखर सम्मेलन में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रोड मैप पर चर्चा की गई थी और इन तीनों सत्रों में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, चलिए सुनते हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं।
साथ ही आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की स्थिति विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर प्रस्तुत करेंगे और G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के परिणामों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें भारत ने पिछले 2 वर्षों में आयोजित किया था। नवंबर को कई राज्यों में उपचुनाव हुए। उनमें से एक राज्य राजस्थान था, लेकिन उपचुनाव के बीच देवली उनियारा विधानसभा सीट पर थप्पड़ कांड ऐसा हुआ कि पूरा टोंक जिला जल उठा। जमकर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, पुलिस पर पथराव किया गया, कई जवान घायल हो गए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। थप्पड़ की गूंज से दहला टोंक। राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एक थप्पड़ की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने समरावता गांव के मतदान केंद्र में घुसकर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। क्या है पूरा मामला? दरअसल देवली उनियारा विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान नरेश मीणा ने समरौता इलाके में मतदान केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश की। शासन और पुलिस अधिकारियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो हाथापाई हो गई। मीणा ने आरोप लगाया कि एसडीएम ने 3 मतदाताओं से चोरी छिपे वोट डलवाए। ईवीएम पर उनका चुनाव चिन्ह स्पष्ट नहीं था, जिससे उनके मतदाताओं को परेशानी हो रही थी। इस मुद्दे को लेकर नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के बीच जमकर कहासुनी हुई, जिसके बाद नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। बिल्कुल मारेंगे। जिस अधिकारी ने अगर पर्ची वोटिंग कराई, जिस अधिकारी ने यहाँ की भावनाओं को तोड़ा, पूरा गांव जब यहाँ पे बैठा था बहिष्कार करके, उनको क्या जरूरत आ गई थी आंगनबाड़ी महिला को ये कह के तुझे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। एक मास्टर को, एक उसके पति को, उसको क्या जरूरत थी? उसे ये जरूरत थी, वो एजेंट था बीजेपी का, वो कन्हैयालाल चौधरी का एसडीएम है, उसको यहाँ लगाने का आरोप लगाया इसलिए कि बीजेपी का फायदा हो, भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिम्मेदार है, सरकार मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है क्या इसके? कलेक्टर को जिम्मेदार मानता हूँ। गुरुवार सुबह नरेश मीणा ने मीडिया से बातचीत की। गांव में जब पुलिस उसकी गिरफ्तारी करने पहुंची तो वो पहले से ही अपने समर्थकों के साथ बैठा था। नरेश मीणा ने मीडिया से कहा कि मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पुलिस ने बहुत बर्बरता की, हमने जवाबी कार्रवाई भी की। कल दिन में कलेक्टर आ जाते तो मौके पर कुछ नहीं होता। मीणा ने कहा कि वह पुलिस कस्टडी से नहीं भागे थे। साथ ही कहा कि कोई भी कार्मिक बीजेपी का एजेंट बनकर काम करेगा तो ऐसा ही हश्र होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस सेक्टर मजिस्ट्रेट के जबरन वोट दिलाने का मामला दर्ज करें और सस्पेंड करें। को विस्तृत रूप से अपना घटनाक्रम बता देता हूँ। सुबह में 7 बजे बूथों को, प्रत्येक बूथ में जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मेरे को 9 बजे सूचना आती है इस गांव ने बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार इस बात का था कि ये पहले उनियारा उपखंड में थे, वहां से तोड़ के इनको देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है, पूरी पंचायत को। इसके अलावा जिसने बहिष्कार, लेकिन वहां भी अधिकारियों ने जबरदस्ती करके 2 लोगों को वोट डलवा दिया था और वो बहिष्कार को खत्म करके उधर डाला। मैं यहाँ 9 बजे पहुंच गया था। मैंने समझा इसकी, कहा कि भाई आप लोग वोट डालो। इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर यहाँ आकर हमें आश्वस्त नहीं करेगी तब तक हम बहिष्कार को वापस नहीं लेंगे। कलेक्टर आई नहीं। मैंने भी कलेक्टर से बात की थी सुबह ही कि मैडम मेरे बैलेट पेपर भी धुंधला दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा, लोगों की शिकायतें आ रही है। लेकिन पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा था, सरकार के इशारों पे काम कर रहा था, वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहा था। मैंने जब यहाँ पे कलेक्टर नहीं आई, मैंने यहाँ प्रशासन से कहा भाई कलेक्टर साहिबा बुला दो। 12-1 बजे तक कलेक्टर नहीं आई। नहीं आने पर मैं यहाँ पर एक जो एसडीएम था, जो मालपुरा एसडीएम है, उसको आरोप लगाया हुआ था जानबूझ के, ताकि वो कन्हैयालाल चौधरी की मदद कर सके, बीजेपी की मदद कर सके। उस एसडीएम ने 3 लोगों का फर्जी वोट डलवाया, दबाव देके कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारे ये कर देंगे। उन्होंने वोट डलवाया दादागिरी से। एक मैंने जो उसमें आंगनबाड़ी में एक टीचर था, एक और था। जब मेरे को ये पता लगा कि जबरदस्ती वोटिंग कराई जा रही है, सभी की भावनाओं को हाथ किया जा रहा है, मैं गया, मैंने पूछा कर्मचारी से किसने डलाया। उन्होंने कहा ये एसडीएम ने डलाया है। मैंने एसडीएम के थप्पड़ जड़ा था, ये बात सही है, लेकिन इसलिए जड़ा था कि उसने कुकर्म किया था, गलत काम किया था। उसके जड़ने के बाद हम लोग यहाँ बैठे रहे, धरना चलता रहा। जब धरना चलता रहा तो 3:30 बजे जब कलेक्टर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, जब मुझे लगा कि ये लोग ये चाहते हैं हमारा वोट नहीं डले, मैंने वोटर से अपील की आप लोग वोट डालो 3:30 बजे।
और 3:30 बजे बाद वोट डाल दो। जब तक आपका वोट डलेगा, वोट डलने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ। वोट डलने के बाद आप जो फैसला लोगे वो फैसला मेरा है। सारे वोट डल गए, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सबने फिर एक बात कही कि कलेक्टर के बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। मैंने खूब कहा भाई कलेक्टर बुलाओ, नहीं बुलाया। लास्ट में मैंने फिर एक बार कह दिया भाई एसपी को बुला लो, एसपी बुलाओ, एसपी की बात भी मान लेंगे। लेकिन एसपी यहाँ 50 मीटर पे बैठा था स्कूल में, वो नहीं आया। नहीं आने के बाद में फिर शाम को हमारा रात भर ये स्टेज लगा के हमारा ये था भाई रात भर हम यहाँ पड़ाव डालेंगे। मैंने बिस्तर मंगा लिया था, खाना मंगा लिया था। खाना मंगाने के बाद हम लोग, इन्होंने खाना रोक लिया, हमारा टोल भी रोका। फिर वो कच्चे रास्तों से खाना आया पिकअप में, वो पिकअप रोक ली। रोकने के बाद मैं जब मुझे पता लगा, सारी पंक्ति लगा दी थी, हम लड़के बैठ गए थे। मैं खाना लेने गया, तो खाना लेने के लिए गया तो पुलिस के एसपी ने मेरा हाथ पकड़ के पुलिस से कहा कि भाई इसको गाड़ी में डालो। मैंने वो गाड़ी में डाल लिया था। जैसे गाड़ी में डाला पथराव हो गया था, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद पुलिस वाले वहां से मेरे को छोड़ के भाग गए। एक भी पुलिस वाला मेरे साथ नहीं रुका। पुलिस का एक ड्राइवर गाड़ी में था। उस पर जब लाठीचार्ज पाटा हुआ, मैंने उसको, मुझे लगा इसको नुकसान हो सकता है, मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसको निकाला, उसको मैंने उस मकान में बिठाया। फिर मैं इस जगह आ गया। ऐसे आया तो इधर से फोर्स ने अटैक किया। वो उनके पास आंसू गैस के गोले, मिर्ची बम और सब थे। जैसे मिर्ची बम आया, मेरे को यहाँ महिलाओं ने घेर लिया था। महिलाओं ने कहा बेटा तू नहीं जाएगा। मैंने कहा खूब कोशिश की, मेरे को इस मकान में ले गए। बाद में मिर्ची बम फेंके, मैं यहाँ आके घायल हुआ। मुझे यहाँ से फिर पीछे खेतों से 7-8 लोगों ने उठाकर बेहोशी था, मैं उठाकर मेरे को 4-5 किलोमीटर ले गए थे। मैं वहाँ जाके रहा। फिर रात भर हमने सब लोगों से बात करी। सब लोगों से बात करके जो भी हमारे लोग थे उनसे बात करने के बाद यहाँ का हमें पता लग गया था कि पुलिस यहाँ मकानों में आग लगा रही है, यहाँ गाड़ियों में आग लगा रही है। फिर हमने सब करके फिर अभी सुबह 7 बजे मैं जैसे उठा हूँ, रात भर मैं सोया नहीं, सुबह उठते ही मैं यहाँ आपके बीच में हूँ। अब देख रहा हूँ यहाँ देख हालत जो देखा है। 60 लोगों को गिरफ्तार करा इस पूरे मामले में। वो लोग निर्दोष है, वो सारे लोग निर्दोष है। जो भी दंड दे वो मुझे दे। मैं दंड जितना भी दंड दे पुलिस, मुझे चाहे फांसी लगा दे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर आप लोगों को जो नुकसान किए उसकी प्रशासन भरपाई करे, सरकार भरपाई करे। और मैं अंत में एक बात और चाहता हूँ, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है, मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है। वो हमें न्याय दिलाएंगे। मुझे न्याय की जरूरत नहीं पड़ी, जनता को न्याय की जरूरत है। और आदरणीय किरोड़ी लाल जी इस लोगों को मदद करवाएंगे। ये जो आर्थिक नुकसान हुआ है, मैं भी समाज से लोगों से आपके चैनल के माध्यम से भीख मांग रहा हूँ, इस गाँव का इन लोगों का मदद करे। बहुत नुकसान पुलिस ने, प्रशासन ने किया है। सरकार से हमारा भरोसा नहीं है। केवल किरोड़ी लाल जी पे हमें उस न्याय के देवते पे भरोसा है कि वो आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे, जनता को। समरावता गांव में नरेश मीणा और एसडीएम के बीच थप्पड़ कांड के बाद गांव में तनाव फैल गया। इस दौरान बुधवार शाम नरेश मीणा के समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। पुलिस ईवीएम मशीन को लेकर रवाना हो रही थी, तभी वहां पर भीड़ जमा हो गई। इस पर पुलिस भीड़ को हटाने का प्रयास करने लगी। तभी नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी। स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। पथराव में टोंक एसपी की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। इधर भीड़ अनियंत्रित को देखकर अतिरिक्त पुलिस बुलाई गई। हिंसा और तनाव के माहौल के बीच पुलिस पूरी तैयारी के साथ गांव में घुसकर आरोपी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी से पहले आईजी रेंज ओम प्रकाश विशाल बंसल ने कहा, कल की घटना के बाद 4 मामले दर्ज करके अभी तक 60 लोगों की गिरफ्तारी की गई। बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। घटना में 10 पुलिस कर्मियों को मामूली चोटें आई है, कुछ ग्रामीणों को भी चोटें आई है। सरकारी वाहनों के अलावा कुछ निजी वाहन और बाइक भी इसमें जली। नरेश मीणा के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। इसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज है। उन सभी प्रकरणों में इसे गिरफ्तार करेंगे। अब तक का जो घटनाक्रम है उसमें कल जो घटनाकारी थी उसके बाद में 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। नरेश मीणा अभी गांव में पहुंचा, यहाँ पर कल घटनाक्रम हुआ था और खुद की गिरफ्तारी करने के लिए क्या पुलिस इसको चेक करवाते हैं एक बार। कोई मेरे पास भी सूचना मिली है लेकिन इनको तो वेरीफाई करवा रहे हैं एक बार इसको। कल जो घटनाक्रम हुई उसमें कोई घायल हुआ पुलिसकर्मी? इसमें लगभग 10 पुलिसकर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें
दो गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी जली हैं। संपूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए 4 प्रकरण दर्ज करके और बाकी जो इसमें जो 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद जो भी बचा उनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारियां की जाएंगी। किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए? इसमें बेसिकली आपका राजकार्य में बाधा पहुंचाने के, पुलिस हिरासत में भगाने के, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ के प्रकरण इसमें दर्ज किए गए। क्या नरेश मीणा के खिलाफ एसडीएम साहब की तरफ से मामला दर्ज हो चुका है? हाँ, अभी उनकी तरफ से भी दर्ज अभी हुआ है और इसके अलावा इनके खिलाफ इस अपराधी के खिलाफ जो है उक्त अपराधी के खिलाफ दर्जनों प्रकरण दर्ज है। कई जगह इसकी गिरफ्तारी पेंडिंग है। उन सभी प्रकरणों में हम इनको गिरफ्तार करेंगे इसको और इसके खिलाफ जितनी भी कठोर कार्रवाई हो सकती कराएंगे। और अभी पता लगा है कि ये जयपुर में, बारां में, अन्य कई जिलों में वांछित अपराधी है। इन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो गांव की तरफ मूव हो रहा है मतलब आपका, क्योंकि गांव में मौजूद है, लाइव चल रहा है फेसबुक पे। इसको एक बार वेरीफाई करवाते हैं। ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है और वेरीफाई करके हम इसको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। थैंक यू। फिलहाल पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद नरेश मीणा के समर्थक भड़क उठे और जमकर तोड़फोड़ आगजनी की, जिसके बाद नेताओं की भी बयानबाजी शुरू हो गई। जरा सुनिए नेताओं ने मामले में क्या प्रतिक्रिया दी है। इस नौबत क्यों आई? जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति रहे आप में। ये तो है ही नहीं उनके अंदर। जिले खत्म कर देवली उनियारा में कल जो इतना बड़ा कांड हुआ है, कई गाड़ियां जली, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सिस्टम का फेल्योर है? सिस्टम का फेल्योर है और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये सिस्टम की तरफ से ही माहौल खराब करने का एक प्रयास किया गया। जाहिर सी बात है कि आप देख रहे होंगे कि जब ये घटना हुई उससे पहले सब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, सब खाना खा रहे थे। उसमें अचानक आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। हकीकत धरातल की स्थिति क्या है वो मैं नहीं जानता, पर जो सुनने में आया, जो देखने को मिला है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम की एक फेल्योर रहा, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी है। अक्सर देखा जाता है कि इंडिपेंडेंट कुछ खड़ा होता है तो उसकी जो है पूरा जो है उसको दबाने में, या देखिए जनभावना इंडिपेंडेंट के साथ में होती है। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट के साथ में जनभावना थी और विरोध दर्ज कराना लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है। वो विरोध दर्ज करवा रहे थे। सिस्टम को पूरे तरीके से उनकी बात सुननी चाहिए थी और जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है स्टेट में, ये हम सभी के लिए चिंता की बात है। आप कई बार कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर आपने पहले भी प्रश्न उठाए थे और कल ये जो है साथ देखने को भी मिला। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर, देखिए साहब, इमेच्योर डिसीजंस जब होते हैं ना, तब ऐसी घटनाएं घटती है। डिसीजन मेकर जो है वो जब डिसीजन नहीं ले पाते, जब ये स्थितियां होती है। जब सिस्टम के लोग अगर सही तरीके से डिसीजन ले लेते तो शायद कल जैसी घटना नहीं होती। अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी आगजनी हुई, कितने लोग हताहत हुए। कुछ देर बाद आंकड़े जब सामने आएंगे तब निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये चिंता की बात है, पूरे स्टेट के लिए चिंता की बात है। जिस नरेश मीणा के थप्पड़ कांड पर पूरा देवली उनियारा दहल चुका, आखिर वो है कौन? दरअसल नरेश मीणा कभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खास हुआ करते थे। दिग्गज कांग्रेस नेता सचिन पायलट का भी करीबी माना जाता है, लेकिन सियासत में उनकी पहचान एक बागी के तौर पर रही। ऐसा पहली बार नहीं जब नरेश मीणा ने कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ा। बारां जिले के छबड़ा इलाके के रहने वाले नरेश मीणा ने
पिछले साल इसी सीट से टिकट मांगा। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो बागी होकर चुनाव लड़ा। पार्टी ने उसे चेतावनी भी दी थी कि वो अपना नामांकन वापस ले ले, लेकिन नरेश मीणा ने बात नहीं मानी, जिस कारण उसे कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी हो गई। पार्टी में वापसी के बाद मीणा ने दौसा सीट से टिकट के लिए दावा ठोक दिया, लेकिन एक बार फिर टिकट नहीं मिलने पर नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि नेताओं के मनाने पर वे मान गए और नाम वापस ले लिया। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।